हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सीटेट सीडीपी के प्रैक्टिस सेट। इन प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो सीटेट में रिपीट हुए हैं। आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस सेट करने से ही बनेगी। आप इनसे क्वेश्चंस को समझोगे कि थ्योरी को घुमाकर कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। यदि आप सभी प्रैक्टिस सेट जितने मैं कराऊंगी उन सभी को आप कर लेते हैं तो आप सीटेट में इजीली जो सीडीपी का आपका पोर्शन है उसमें 25+ स्कोर आसानी से आप कर सकते हैं। हम इसमें जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज करेंगे, हम इसमें 1000+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे आपके एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस खुद लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। और हमें लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। इसमें आपको बताना है कि जो वर्ड है पाठ्यचर्या वो किस चीज़ की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है आपके शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। सेकेंड है विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। थर्ड है मूल्यांकन प्रक्रिया। और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पाठ्यचर्या, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं करिकुलम, और एक वर्ड होता है पाठ्यक्रम जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिलेबस। तो इनमें क्या डिफरेंस है? अब देखिए, जो पाठ्यक्रम है वो टीचर को बताता है कि टीचर को क्या क्या चीज़ पढ़ानी है। टीचर के लिए पढ़ाने के लिए एक आधार प्रदान करता है पाठ्यक्रम। और जो पाठ्यचर्या है वो स्कूल में ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सभी पाठ्यचर्या के अंदर आती है, या वो खेल के मैदान में हो या फिर वो क्लासरूम में हो। जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में कराई जाएगी वो सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस चीज़ की ओर संकेत करती है, आपको ये बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। सेकंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और फोर्थ है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। तो जो निचली कक्षाएं हैं, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो किस चीज़ पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऐसा तो नहीं है कि जो हम निचली कक्षा हैं उसमें केवल शारीरिक शिक्षा पर ही ध्यान देंगे। सेकंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, यह भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। और फोर्थ है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। खेल पद्धति जो निचली कक्षाओं में आधारित है वह है बच्चे के विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो सेकंड का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता का नियम। सेकंड है सीखने का प्रभाव का नियम। थर्ड है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। और फोर्थ है सीखने का तत्परता का नियम। तो इसमें आपको बताया गया है कि कोई एक बच्चा है, उसके सामने पहले अतीत में कोई समस्या आई थी तो उसने उसको टैकल किया जिस आधार पर। अब जो नई समस्या आई है उसने उसे भी उसी के अकॉर्डिंग टैकल किया। तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो समस्या में उसने समाधान पहले किया था अब उसी तरह की समस्या आती है बच्चे के सामने, उसी तरह का समाधान वो अब करेगा। तो ये है सीखने का सादृश्यता का नियम। मतलब कि सेम जो पहले उसने पद्धति अपनाई थी उसी तरह की पद्धति वो अब अपनाएगा। तो ये सीखने के सादृश्यता का नियम है। तो थर्ड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या फिर व्यवहार संबंधी विकार।
तो ये जो डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सभी डिसऑर्डर हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे हर टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। चाहे वो आपका केवीएस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, हमेशा इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसे अलग से एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर देखते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या फिर व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। जो बच्चा इसमें जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चा होता है उसे वर्ड्स नहीं समझ आते। अब आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, उसमें एक कैरेक्टर है ईशान नाम से, उसको यही प्रॉब्लम दिखाई हुई है मूवी में कि उसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, वो जो वर्ड्स थे उसे समझ नहीं पाता था। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो एक पठन विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शंस है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, थर्ड है विशेष विद्यालय में, और फोर्थ है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो जो उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोई भी उन्हें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए कि वे उन्हें ऐसा लगे कि वे अन्य लोगों से भिन्न हैं। तो उनकी शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के समान ही होनी चाहिए और उन्हें कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीट भी नहीं करना कि वे अपने आप को अलग थलग महसूस करें। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि उनकी जो शिक्षा है वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो जो आकलन है उसे उपयोगी और रोचक प्रक्रिया हमें बनानी है, तो हम किसके प्रति सचेत होंगे। ऑप्शंस है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, सेकंड है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, थर्ड है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और फोर्थ है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। अब जो आकलन है उसकी प्रक्रिया को हमें उपयोगी और रोचक बनाना है, तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये बिल्कुल गलत है। हम विद्यार्थियों में, हम स्टूडेंट्स में कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेकंड है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, हम बच्चों को कैटेगराइज भी नहीं करेंगे कि कौन इंटेलिजेंट है कौन एवरेज है, इस तरह के वर्ड भी बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना। थर्ड है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। अब हम जो सीटेट का पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्राइमरी लेवल का। आपके क्वेश्चन आया था ये प्राइमरी में, प्राइमरी लेवल का जो आपका 1 to 5th वाला आता है, उसमें अगर बच्चा है प्राइमरी लेवल पर और उसे तकनीकी भाषा में फीडबैक देंगे तो बच्चा कैसे समझ पाएगा उस चीज़ को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। 7th क्वेश्चन है डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपके ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, और फोर्थ है जिज्ञासा। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार बिल्कुल ये संकेत है, दूसरों के साथ झगड़ना ये आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, अभिव्यक्ति में नवीनता भी है और जिज्ञासा भी ये चीज़ दर्शाती है। तो 7th का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सेकेंड, दूसरों के साथ झगड़ना। 8th क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। आपके ऑप्शन है पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। तो ये किसने कहा था कि जो बच्चे हैं वे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये कहा था पियाजे ने। ये हम पियाजे के डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पियाजे मानते हैं बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और वे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो 8th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वे काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। ऑप्शन है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। सेकंड है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। थर्ड है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और फोर्थ है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो जो कृतिका है वो घर में अक्सर बात नहीं करती लेकिन स्कूल में वो काफ़ी बात करती है। ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये दर्शाता है कि स्कूल में जो उसके विचार है उन्हें मान्यता मिलती है। तो 9th का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि कृतिका के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वो घर में कम बोलती है लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ऑप्शन है आपके शिक्षा समाजशास्त्र, सेकंड है सामाजिक दर्शन, थर्ड है मीडिया मनोविज्ञान या फोर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो शिक्षक है उसे अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है कि मनोवैज्ञानिक जो पद्धति है उसका शिक्षा में यूज करके हम बच्चों के जो लर्निंग है, बच्चों का अधिगम है, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज पर फोकस करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इससे बच्चे जो शिक्षक है अगर उसे शिक्षा मनोविज्ञान की नॉलेज होगी तो वो अपने विद्यार्थियों की क्षमता है उसे भी समझने का प्रयास करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 4। 7th क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। सेकंड है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। थर्ड है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और फोर्थ है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा का यानी कि मोटिवेशन का क्या रोल है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि जो अभिप्रेरणा है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सेकंड है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। थर्ड है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। और फोर्थ ऑप्शन है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो सीखना कैसे समृद्ध हो सकता है? तो ये चीज़ तो एनसीएफ भी रिकमेंड करता है 2005 की, जो वास्तविक दुनिया के उदाहरण हैं उन्हें हम कक्षा में लाए, बच्चे की जो डेली लाइफ है उससे बच्चे की लर्निंग को जोड़े और जिसमें बच्चे विद्यार्थी एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? आपके ऑप्शन है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सेकंड है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। थर्ड है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। और फोर्थ है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये विशेषता नहीं है सीखने की, क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं है कि केवल शैक्षिक संस्थान में ही सीखेगा। बच्चा अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपनी कम्युनिटी से, हर जगह बच्चा सीखता है। सेकंड ऑप्शन है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ये आपका सही है क्योंकि सीखना बहुत व्यापक प्रक्रिया है। थर्ड है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही है। और फोर्थ है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी आपका सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे स्कीमा में कोई बच्चा है, उसके स्कीमा में कोई चीज़ें सेट हो जाती है कि जैसे बच्चे ने अपने माइंड में एक बॉल का स्कीमा बना लिया। बच्चे को पता है कि हर जो गोल चीज़ है वो बॉल है। अब बच्चे ने देखा एक अंडा, यानी कि बच्चे ने एक एग देखा, बच्चा उसको उठाता है, बच्चा सोचता है कि ये भी बॉल है। तो वो जब बच्चा उसको उठा के फेंकता है तो वो अंडा टूट जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि जो उसका स्कीमा बना हुआ है कि हर गोल चीज़ बॉल होती है, बच्चा कंफ्यूजन में आ गया कि
उसने जो उठाया था वो तो बॉल नहीं है। अब जो उसने सीखा था कि हर गोल चीज बॉल होती है, अब वो उसको भुलाएगा और अपने स्कीमा को सही करेगा। तो अनअधिगम यानी कि भूलना भी, अगर हमारी कोई स्कीमा में चीज गलत है उसे हम करेक्ट कर रहे हैं, भूलना भी हमारे सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। 14th क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन है को निचली स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, थर्ड है कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और फोर्थ है कि 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके बारे में बताना है आपको। हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें मिलनी चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके साथ पहली बात तो सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। उसे कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर वह दूसरों से अलग है। फिर उसके बाद कि उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वो उसे सीख सके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, और फोर्थ है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होनी चाहिए शिक्षक की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि धैर्य और दृढ़ता। इसमें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, ये गलत है क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर पर है, विषय के ज्ञान में दक्षता कोई इतना मैटर नहीं करता। फोर्थ है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, बच्चे इतने छोटे हैं कि वो मानक भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।